नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हम अपने बातों बातों कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐसे मेहमानों से मिलवाते हैं जिन्होंने देश के लिए, राज्य के लिए, प्रदेश के लिए कुछ नया किया हो। कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन यदि आप दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके लिए कुछ नया करने का मन में लाते हैं, तो यही तो आपकी पहचान है। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने एक नई लाइब्रेरी बना दी। अब लाइब्रेरी सुनकर आपको लग रहा होगा क्या ये लाइब्रेरी किताब की लाइब्रेरी, वो तो आपने देखी होगी। वर्तमान में डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है, वो भी आपने देखी होगी। लेकिन ये है पहले देश की म्यूजिक लाइब्रेरी। 3 कलाकारों ने मिलकर इस लाइब्रेरी को खड़ा कर दिया। तो आज संगीत की धुन भी होंगी और साथ में बातों भी। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने 3 कलाकारों से जिनके बीच में मैं यहाँ मौजूद हूँ। राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र विश्वगुरु जी, सुनिएगा। राजेंद्र विश्वगुरु जो बीड़ा बजाते हैं, और यदि मैं इस तरफ देखूं तो मेरे साथ संजीव श्री, नाम बड़े अलग हैं। एक बात हो रही है राजेंद्र विश्वगुरु की और दूसरी तरफ बात हो रही संजीव श्री की। सर, संजीव श्री ऐसा नाम क्यों? ये तो संजीव तो मेरे फैमिली ने नाम रखा है, और वैसे मेरा जो सरनेम है उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया। तो मेरा सरनेम श्रीवास्तव है, बहुत बड़ा है तो मैंने उसे थोड़ा शॉर्ट कर लिया, थोड़ा म्यूज़िकल बना लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। संजीव श्री मुझे ज़्यादा म्यूज़िकल, ज़्यादा संगीत से भरा हुआ लगा, तो एक म्यूज़िकल नाम हो गया संजीव श्री। चलिए, संजीव श्री है और इस तरफ बैठे अमित जी हैं। मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं फोक डांस कोरियोग्राफर हूँ। भोपाल में पिछले 22 साल से मैं यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। काफ़ी स्कूल, कॉलेज में और काफ़ी जगह मैंने अपने परफॉर्म किए हैं। चलिए, तो मैंने तीनों मेहमानों से आपको मिलवा दिया, लेकिन अब बात को आगे बढ़ाते। तो बात आगे जब होगी तो बात म्यूजिक की है, तो म्यूजिक से सर कुछ सुना दीजिए। देखिए, मैं बजाता हूँ स्पेनिश का एक क्लासिकल फॉर्म है फ्लेमेंको। मैं फ्लेमेंको बजाता हूँ। ये फ्लेमेंको गिटार है। ये बिल्कुल नॉर्मल गिटार जैसे ही लगता है, लेकिन ये एक अलग है, थोड़ा नायलॉन स्ट्रिंग है, इसका वुड अलग है, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको स्पेन में हैंडमेड है। तो इसमें मैं आप देखिए, एक एक तार को संभालना होता है, बड़ा मुश्किल होता होगा जी। ये गिटार प्लेइंग जो दुनिया में है, बहुत सारी अलग अलग विधाएं होती हैं। जैसे अपने इंडिया में बॉलीवुड भी बजाते हैं गिटार में, कहीं पे जैज़ बजाया जाता है, कहीं पे ब्लूज़ बजाया जाता है। तो गिटार में बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स हैं। और ये जो फ्लेमेंको की स्टाइल है, ये दुनिया में सबसे कठिन गिटार की स्टाइल है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी उंगलियों की जो 6 उंगली, मतलब 5 उंगली जो हैं, दोनों हाथों की पूरी यूज़ हो रही हैं। मतलब ये वाला पूरा हाथ चल रहा है और ये इसका पूरा काम चल रहा है। जी। और इसमें ये तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग परकशन भी कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि तबला भी चल रहा है और सितार भी बज रहा है एक ही साज पे। तो फ्लेमेंको दुनिया की गिटार प्लेइंग में सबसे कठिन स्टाइल मानी जाती है, और उसमें टाइम भी उतना ही लगता है। मैं आज आपकी लाइब्रेरी देख रहा था। ये कहाँ से आपके मन में आ गया कि इस तरह की एक लाइब्रेरी तैयार की जाए? देखिए, हम यहाँ पर 3 म्यूजिशियन लोग इस संस्थान के फाउंडर हैं मेनली, और बाद में हमारे साथ दूसरी विधा के लोग भी, जैसे अमित भाई जुड़े हैं, फाइन आर्ट की सुरभि निमा जुड़ी हैं, सुरेखा कामले जी ध्रुपद गायिका हैं, राजेंद्र विश्वरूप हैं जो सुरबहार बजाते हैं, आपके सामने बैठे हैं, और मैं फ्लेमेंको गिटार बजाता हूँ। तो क्योंकि हम म्यूज़िक से जुड़े हैं और प्यार करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, साज से, संगीत से, तो हमारे दिल में एक चीज़ आ रही थी बार बार कि कई लोगों को ये जगह नहीं मिलती रियाज़ करने की। पहली बात, कैसे करें, कहाँ बैठ के करें? 2 कमरे का घर है, 3 कमरे का घर है, 4 एक्टिविटीज़ चल रही हैं। दूसरी बात है कि साज नहीं है। भाई सितार सीखना है, सितार कहाँ से लाएं? 35,000 का सितार आता है। ये गिटार है,
या 65,000 का गिटार, जो भी अच्छे अच्छे साज हैं बहुत महंगे हैं और मिलना बड़ा दूभर काम है। राजेंद्र जी जो बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट सुरबहार, वो 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बड़े महंगे हैं, हर आदमी को मुहैया नहीं हो पाते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि सीखने वाले को जगह भी मिले, साज भी मिले और वो जुड़ के उसमें अच्छा नाम करे, काम करे और समाज में एक अच्छी क्रांति लाए। चलिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि समाज के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि दूसरों के बारे में सोचना एक अलग बात होती है। खुद के लिए तो सब सोचते हैं, मैं अपने खुद के लिए सोचते रहूं और अपना जीवन पूरा निकाल दूं तो फिर मतलब क्या। राजेंद्र जी, कुछ आपसे भी सुनना चाहूँगा। ये जो आप इस समय सुना रहे हैं हम लोग को, इसे क्या कहा जाएगा, क्या है ये? एक्चुअली इसको कहेंगे जोड़ झाला, जो मैंने बजाया। पहले होता है एक आलाप, जो आलाप यानी एक स्वर से दूसरे स्वर को खींचना, उसे आलापना कहते हैं। उसी को एक लय के साथ जोड़ते हैं तो वो जोड़ होता है। फिर उसको और फास्ट करते हैं, जोड़ झाला, और उसके बाद और फास्ट जाते हैं झाला। उसके बाद इसमें बंदिशें होती हैं और गत होती है, जो पखावज कंपनी के साथ हम बजाए जाते हैं। इस तरह पूरा राग का एक संपूर्ण प्रस्तुति होती है। कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत की हम बात कर रहे हैं और अब तो समय बदल रहा है, बहुत नए नए तरीके के वाद्य यंत्र देखने को मिल रहे हैं, लोग बड़े फास्ट हो गए हैं, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र जी किसी घराने से भी आते होंगे, शास्त्रीय संगीत के बारे में जो जितना हमने पढ़ा, किसी घराने का जिक्र भी, आप कहीं से किसी घराने से भी आते होंगे? जी हाँ, मैं डागर घराने का शिष्य हूँ और मैंने 14 साल उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इसको सीखा। तो 4 साल मैंने उनके पास रह के सीखा, घर में उनके, और फिर वो मुंबई में बाकी के साल आते जाते सीखा जब तक उस्ताद थे। तो उनके श्री चरणों में बैठ के ही मैंने ये संगीत की दास्ता अर्जित की है। तो ये क्या ये माना जाए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा, ये परंपरा खोती जा रही है, और क्या इस परंपरा का वैभव वापस लाने की तैयारी है आप तीनों की तरफ से? हाँ, कोशिश है और कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और आजकल जैसे माध्यम काफ़ी सारे हैं प्रचार प्रसार के, आप भी हैं, डिजिटल मीडिया है सभी, और तो उससे हो रहा है, लोगों का आकर्षण वापस इस तरफ आ रहा है, खासकर यंगस्टर्स का काफ़ी लोग, और स्मॉल टाउन के बच्चे भी इस तरफ काफ़ी रुझान है उनका। जैसे मैंने बताया, अब यही बच्चा अभी आ गया आपके सामने, एक आया, उसको जागा। और एक मेरी स्टूडेंट है, वो उसके मदर फादर दोनों टीचर हैं, तो वो मुझसे वीणा सीखने के लिए आएगी। वो एक्चुअली एमएससी मैथमेटिक्स कर रही है, फाइनल ईयर, अभी उसका एग्ज़ाम है। तो और भी बच्चे हैं, पर कुछ विदेशी स्टूडेंट्स भी हैं जो हमसे सीख रहे हैं। इसके लिए कुछ फीस वगैरह होती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग क्या कर रहे हैं, या जिससे जो बन पड़े वो ले लिया जाएगा? हाँ, जैसे मैंने भी इस बच्चे को बताया, गुरु शिष्य परंपरा जैसे मैंने भी सीखा, 2 प्रकार से सीखते हैं, या तो गुरु को दक्षिणा देके, जो गुरु दक्षिणा होती है जो भी, या फिर कुछ बाय मतलब अपना शारीरिक मदद से उसके यहाँ कुछ काम करके या कुछ करके। तो मैंने तो दोनों तरह से सीखा, उस्ताद के यहाँ काम करके भी और उनको दक्षिणा देके भी, दोनों। बड़ी दिलचस्प बातें हैं, मतलब इसमें काम भी करना होता है। जब गुरु शिष्य परंपरा होती है तो गुरु के यहाँ जी काम भी करना होता है, उसमें भी शिक्षा होती है। जैसे गुरु उस्ताद बागवानी सिखा रहे हैं तो उसमें भी शिक्षा है कि भाई कितना सुर कितना लगना चाहिए, या कितना पेड़ को कितना पानी देना है। उसी प्रकार या खाना बनाना सिखा रहे हैं उस्ताद, या ये सब ये एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है संगीत के साथ। पूरा एक अच्छा व्यक्ति तैयार किया जाता है। मतलब गुरु शिष्य परंपरा में सबसे बड़ी बात ये होती है। जैसे काम करने की बात कही जाती है, आजकल तो हम देखते हैं कि यदि स्कूल में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है
और वो सफाई कर लिया और कोई वीडियो उसका सामने आ गया तो कहते हैं कि बच्चे से झाड़ू लगवाई जा रही, हम भी उसके वो है खबरें बना देते हैं। लेकिन आप लोग जब इस परंपरा का निर्वाह कर रहे होते थे तो कैसा क्या किस तरह के काम आप लोग करते थे? ये इसी तरह की अपने साजों मतलब अपना म्यूज़िक रूम साफ़ करना, जहाँ पे हम बैठे हैं अपने साजों को साफ़ करना, फिर उसके बाद उस्ताद अगर खाना बनाना सिखा रहे हैं तो उनके साथ हेल्प करना खाने में, अपने बर्तन खुद मांजना। हमारे उस्ताद का एक था कि अपनी थाली आप खुद मांजेंगे जो है। तो ये तो गुरुकुल का तो ये नियम ही है। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में सीख रहे हैं तो गुरुकुल के जो नियम हैं उनको आपका पालन करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक शिक्षा होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि बातों बातों में बड़ी दिलचस्प बातें हो जाती है कि जिस गुरु शिष्य परंपरा को हम खोते जा रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा का वैभव वापस लाने की तैयारी है आप तीनों की तरफ से। फिर आपसे कुछ सुनते हुए और आगे बढ़ूंगा मैं। ये जो गुरु शिष्य परंपरा की बात हो रही है तो आप भी क्या इसी तरह की गुरु शिष्य परंपरा में रहे? हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए, क्योंकि कोई सा भी जो गहरा शास्त्र है, एनी डीप आर्ट फॉर्म जो भी है, और आप उसको इंडिया में सीखें या बाहर सीखें, लेकिन जो तरीके हैं उसके, परंपराएं जो हैं वो शायद सब जगह एक जैसी ही रहती हैं। अब जैसे मैंने ये आर्ट फॉर्म स्पेन में होता है, स्पेन, साउथ ऑफ स्पेन, अंदालूसिया, सिविल, तो उस जगह में जाके, मतलब अगर आप स्पेन का मैप देखें तो जो सबसे साउथ पार्ट है उस जगह, तो वहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ जाके मैंने सीखा है। जैसे हमारे यहाँ घराने होते हैं वैसे ही वहाँ पे भी फ्लेमेंको की फैमिली होती हैं अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल हेरेथ फैमिली, मोरान फैमिली, ग्रानादा फैमिली, और क्या बोलते हैं सेविया की फैमिली है। तो मैंने जो सीखा है वो मोरान स्टाइल का गिटार सीखा है, मोरान। और उसमें भी ये जो गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग अंदाज है, लेकिन अंदाज वही है। गुरु शिष्य परंपरा मतलब एक गुरु से आप के साथ आप जुड़ जाइए, ओके। और जो संगीत जो आप सीख रहे हैं वो आपके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा हो जाए। अहम हिस्सा मतलब इससे जर्नी, लाइफ की जर्नी रहे। लाइफ में क्या होता है, आपको सोना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, टॉयलेट भी साफ़ करना है, अपने बर्तन भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, और साथ ही साथ संगीत भी करना है। तो अगर आप किसी गुरु से, किसी व्यक्ति से इतने क्लोजली जुड़े हैं तो आप ये सब चीज़ें भी साथ साथ कर लेंगे। एक प्राइवेसी है वो तो मेंटेन रहेगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं आपकी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे खाना बनाना है तो हम इतने जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, खाना भी साथ में बना रहे हैं। अगर मुझे कुछ दूसरी चीज़ की हेल्प करनी है अपने गुरु की तो वो भी कर देते हैं। कब से आप लोग किस उम्र में, मतलब ये मन में कहाँ से आया है? शुरुआत से ही आप म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान रहा? मेरा बहुत कम, मतलब मैं पिछले 18 साल से म्यूज़िक में हूँ, और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं एक गांव को बिलोंग करता हूँ, और भोपाल के पास एक गांव है, वहाँ मैं एक बार भोपाल आया अपने पेरेंट के साथ। मैं अपनी 12वीं क्लास में था, तो मैं अपने किसी रिलेटिव के घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक गिटार रखा हुआ था, जैसे लोग रख देते हैं ड्राइंग रूम में गिटार्स, है ना, सजा के। तो वो रखा हुआ था। मैंने कभी संगीत का के प्यार था, लेकिन कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला नहीं, गाँव में नहीं मिल पाया। तो मेरा बस एक ही इच्छा थी, 1 घंटे बैठा था ड्राइंग रूम में, कोई भी नहीं था, कि मैं वो गिटार को टच कर लूँ, पर मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगता अरे गिटार भाई किसी क्या, उसको टच करूँगा कुछ हो जाएगा, बहुत झिझक, बहुत डर, और मैं उसको छू नहीं पाया। 1 घंटे में यही सोच रहा बस मैं एक बार टच करना है मेरे को। तो ये 12वीं क्लास, मतलब सब 18 साल पहले की ये स्थिति थी। फिर ऐसे कुछ मोड़ आए जीवन में कि मैं संगीत में, गिटार भी मिल गया और मैं बजाने भी लगा। पहले मैंने इंडिया में सीखा, फिर बाद में मैं यूरोप चला गया, वहाँ भी सीखता रहा। मैंने इंडियन क्लासिकल, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली इसमें, और इसके बाद अंततः जो फ्लेमेंको विधा है, ये स्पेनिश क्लासिकल, वो इंडिया से ही गया है। उसके लिए मैं सीखने के लिए स्पेन चला गया, अपना नौकरी वोकरी छोड़ के। एक गांव का लड़का, एक गांव का छोरा, जैसे गांव की भाषा में कहें, वो फॉरेन तक की सफ़र कैसे कर लिया? विदेश भी आप चले गए, आप बता रहे यूरोप भी। तो मैं काम के सिलसिले में काम भी करता रहा, साथ साथ में मैंने अपनी जीवन यापिका के लिए काम भी किए हैं, पढ़ाई भी करी, काम भी किया, लेकिन संगीत पूरे दरमियान चलता रहा। तो अपना काम करता था और बाद में अपना काम फिनिश करने के बाद घर आए, म्यूज़िक का रियाज़ करने लगे, या अपनी क्लास ली, या कोई परफॉर्मेंस है तो वहाँ चले गए। तो ये जर्नी भी चलती रही। 2 लाइफ जी मैंने काफ़ी समय तक, 18 साल तक, अपना जीवन यापन के लिए वर्क, नौकरी करना, और साथ ही साथ दूसरी लाइफ ये थी कि संगीत का अपनी जो भी दोनों वो काम करना। दोनों काम चलते रहे। एजुकेशन क्या रहा आप लोग का? मैंने MBA किया हुआ है, मैं MBA फाइनेंस हूँ। जी हाँ। और मैं
डाटा साइंटिस्ट के बतौर में काम कर रहा था यूरोप में। और फिर म्यूज़िक इतना बढ़ गया, मैंने कहा एक ही लाइफ जी सकते हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, एक ही चीज़ करना चाहिए आपको, अच्छे से करो। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और फिर पूरी तरह से संगीत को अख्तियार कर लिया, और उसमें मेरे को उसी में मज़ा था। तो फिर जब मज़ा है उस चीज़ में, तो कोई ऐसा एक राग छेड़ दीजिए, एक धुन छेड़ दीजिए जिसमें मज़ा आ जाए हमें भी। ठीक है, तो मैं थोड़ा तानपुरा बंद कर दीजिए। देखिए, इसमें राग जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल में होती है, वैसे ही हमारे फ्लेमेंको में राग तो उसको मतलब पालो बोलते हैं, वो रागो जैसे ही होता है। तो मैं आपको एक फंडांगो एक फंडांगो जी है, या मैं आपको बुलेरिया सुनाता हूँ, चलिए। बुलेरिया है। म्यूजिक में कैसे जब जो भी जानकार होता है वो कैसे डूब जाता है। आप संजीव श्री को देख रहे थे जब उन्होंने गुलरिया, आप कहेंगे बुलेरिया, बुलरिया बुलेरिया बुलरिया सुनाया, तो एक राग है बुलरिया, जब सुनाया तो हम भी डूब गए, आप भी डूब गए होंगे। वापस चलता हूँ यहीं बीड़ा की तरफ। सर आप कब से मन में आया कि मुझे म्यूज़िक की तरफ ही जाना, या कुछ और चल रहा था? मैं शुरुआत से आपसे समझना चाहूँगा, जब आप एक छोटे स्टूडेंट रहे होंगे। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, तो ग्वालियर में तो म्यूज़िक का घराना ही है, गढ़ है। तो मेरे फादर वहाँ एडवोकेट थे, लीडिंग एडवोकेट थे। तो मेरे यहाँ काफ़ी म्यूजिशियंस आते थे और म्यूज़िक लवर फैमिली थी। मेरे फादर भी काफ़ी लाइक करते थे और हमारे यहाँ ऐसी बैठक ही हुआ करती थी। तो कृष्णराव पंडित और बाला साहब पूछ वाले, राजा भैया पूछ वाले, ग्वालियर के बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ आते थे, और दादा साहब सुरंगे, तो रात रात भर का होता था। तो वो एक संस्कार मन में पड़े। फिर जब बड़े हुए तो मैंने सितार सीखना शुरू किया पंडित विनायक राव फड़के जी से, ग्वालियर में ही। उनसे सीखने के बाद मुझे ऐसे लगा सितार तो बहुत सारे लोग बजा रहे हैं, सभी बहुत है लोग सितार, कुछ अलग करना चाहिए। तो यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी है, तो वहाँ की स्कॉलरशिप निकली ये रेयर इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए। तो मैंने सुरभार के लिए अप्लाई किया और फिर वहाँ मुझे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब से सीखने का मौका मिला। तो वो स्कॉलरशिप में मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद मुझे जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप सब मिलती गई और आज मैं बजा रहा हूँ। लेकिन ये जो सफ़र है, चूँकि यहाँ तो सब देना ही देना है, मिलता क्या है, कैसे परिवार कैसे चलता है? मतलब उस कुछ और भी आप साथ में करते? नहीं, मैंने भी लॉ किया है, पर मेरा रुझान इधर ही म्यूज़िक की तरफ ही था। जबकि घर में बहुत 60 साल की प्रैक्टिस जिसके फादर की हो, तो कुछ मतलब स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती गई हमको। फिर कंसर्ट करते गए और इस तरह सीखा हमने। ये जो आपने लाइब्रेरी तैयार की है, ये तीनों के मन में, आप तीनों अलग अलग रहने वाले लोग हैं, कब दोस्ती कैसे हो गई आप सबकी, 4 लोगों की एक साथ के? हमारी दोस्ती, मैं तो पहले से मतलब मैं और सुरेखा जी जो मेरी गुरु बहन है बड़ी, वो मुझसे मतलब 2 बैच सीनियर है उस्ताद के यहाँ। तो मैं जब यहाँ सीखने, जब मैं मतलब, तो संजीव बाहर से आया और संजीव हमारे पीछे ही रहता है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं सुरेंद्र गार्डन में, तो वहाँ पीछे रहता है। तो इसके मदर फादर ने कहा कि बाहर एक म्यूजिशियन रहते हैं। हम लोग यहाँ काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके थे, कंसर्ट करते थे। मैं और मेरी वाइफ जो विचित्र वीणा बजाती हैं, पद्मजा विश्वरूप, तो ये आए, तो इन्होंने ऐसे कंसेप्ट रखा कि अपन कुछ करते हैं। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि
जब मैं विद्यार्थी था तब भी मेरे मन में था कि बहुत से बच्चे मैंने देखे जो बेचारे बजा नहीं पाते थे, कर नहीं पाते थे, और इंस्ट्रूमेंट जैसे बहुत महंगे महंगे हैं, संजीव ने भी आपको बताया, अब यही इंस्ट्रूमेंट 80 से लाख रुपए के बीच हो गया। तो वही मन में आया कि जो करने वाले हैं और फिर अपना संगीत भी अपने को बचाना, कौन बचाएगा, नहीं तो ये अपना संगीत है, हमारा संगीत है, किसी और का नहीं है ना, तो इसको हमें ही बचाना है, किसी और को नहीं बचाना है। तो मन में तभी से आया था कि रेयर इंस्ट्रूमेंट करना है, फिर वही ख्याल आते हैं कि कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो आप लोग करते रहते होंगे मंच साझा, या कहाँ कहाँ अभी तक आप होकर आ गए देश विदेश में? मैंने लगभग हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रतिष्ठित समारोह में बजाया है, और मेरी वाइफ ने भी बजाया है, लगभग तानसेन समारोह, कालिदास समारोह, आमिर खान समारोह, और उसके बाद जयपुर, पटना, मुंबई, लगभग हिंदुस्तान में लगभग कंसर्ट हमने कर लिए, 2-4 बड़े छोड़ के बस। सर आपने बहुत सारी चीज़ें बजाई होंगी सभी जगह, तो कुछ हमें भी सुना दीजिए चलते चलते इतना जी। मैं वही जोड़ सुना देता हूँ आपको। तो ये तो म्यूज़िक की दुनिया ही अलग है, शास्त्रीय संगीत की दुनिया अलग है, लेकिन अमित जी मेरे साथ हैं। अमित जी से भी मैं बात कर लेता हूँ। अमित जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा कि आप फोक डांस कब से आप कर रहे हैं और अब क्या कुछ नई तैयारियाँ? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 20-22 साल से मैं पहले खुद स्टूडेंट था, फिर धीरे धीरे मेरा रुझान और बढ़ता गया, और उस टाइम तो दूरदर्शन चलता था, उस टाइम तो इतना मीडिया भी नहीं था और इतना चैनल भी नहीं थे, तो जो दूरदर्शन पे आता था वही मैं देखता था। तो बेसिकली मेरी फैमिली जो है पूरी आर्टिस्ट फैमिली है, तो मैं आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ता गया, और काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि अमित तुम डांस करते हो तो तुम उस पर और थोड़ा पॉलिश करो, तुम एक अच्छा डांसर बन सकते हो। तो मैंने पहले अपना स्टेज परफॉर्मेंस भी दी, फिर मेरे को लगा कि नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस से अच्छा है कि आप एक सिखाने के उस पर जाओ। तो मैंने धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। तो सिखाते सिखाते मतलब आज जो है मैं एक भोपाल में कोरियोग्राफर के नाम से जाना जाता हूँ। काफ़ी स्कूल, कॉलेजेस, फैमिली फंक्शंस, और जो बाल रंग हुआ है पिछले 2018 में भी मुझे वहाँ पे प्राइज़ मिला था, मेरे स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से मैं गया था। 2018 में मिला मुझे, 2019 में मिला, और पिछले 18 साल से मैं गरबा ट्रेनर भी हूँ, तो मैं गरबा की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। चलिए, तो 3 कलाकार जिनसे मैं आपको मिलवा रहा था, बहुत ही दिलचस्प बात हुई है मेरी बातों बातों में। लेकिन एक जो मैं अलग संगीत, वर्तमान संगीत का कोई गाना आप सुना दीजिए इसमें, यदि सुना सकते हैं तो चलते चलते मुझे। वर्तमान संगीत का तो इसमें डांस भी होता है।
तो बातों बातों में ये सिलसिला चलता रहेगा और भी लोगों से बातें होती रहेंगी, लेकिन ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें आने वाले भविष्य की चिंता भी है और शास्त्रीय संगीत का वैभव भी वापस लौटाना है। तो बने रहिएगा आप बंसल न्यूज़ पर। आशीष और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।